जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए आपका बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसमें जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम इसमें कवर किए हैं। तो बिहार करेंट अफेयर से जितने भी आपका हाईलाइटेड पॉइंट है उन सभी में को इसमें हम शामिल किए हैं जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और आपको हम कल एक क्लास करवाएंगे बिहार करेंट अफेयर का, उसमें आपका 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे यानी एमसीक्यू। और ये सभी प्रश्न मैं अपने खुद से लिखा हूँ, ठीक है। सभी प्रश्न को इसी पीडीएफ से खुद से लिखा हूँ, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों क्लास आप कर लेंगे तो आपका बिहार करेंट अफेयर का कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ये सब्जेक्टिव क्लास इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यदि आपका क्वेश्चन इस बार डीपली आ जाए, ठीक है, यदि आपका डीपली प्रश्न पूछ दे तो भी आपका प्रश्न बनाकर आएंगे, इसीलिए इस क्लास को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिहार से पद्म पुरस्कार विजेता। तो याद रखिएगा 2025 में पद्म पुरस्कार के लिस्ट में देखा जाए तो बिहार से 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 5 पद्म श्री है। इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं। पहला है निर्मला देवी। तो निर्मला देवी जी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। और याद रखिएगा यह सुजनी कढ़ाई कला से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई कला से संबंधित है और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाली है। तो प्रश्न अभी जो आपके एग्जाम में पूछते हैं तो प्रश्न ऐसे में बनेगा आपका कि हाल ही में बिहार के निर्मला देवी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें किन क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है या वह बिहार के किस जिला के निवासी है। तो ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, इसीलिए आप सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला है वो बुसरा महिला विकास समिति की अध्यक्ष है, जहां पर महिलाओं को सुजनी कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला आपका है सुजनी कढ़ाई को 2006 में जीए टैग मिला है। ध्यान रखिएगा सुजनी कढ़ाई को 2006 में जीए टैग मिला है। तो ये इतना बहुत आपका हो गया। यदि यहाँ से किसी तरह से प्रश्न पूछेंगे तो आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका है भीम सिंह भावेश। अगला है भीम सिंह भावेश। इन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है और इन्हें सामाजिक क्षेत्र में दिया है। सामाजिक कार्य के लिए भीम सिंह भावेश को पद्म श्री पुरस्कार दिए हैं और यह बिहार के भोजपुर जिले के निवासी है। बिहार के भोजपुर जिले के निवासी है, ध्यान रखिएगा। और इसे क्यों यह पुरस्कार मिला है? तो उन्होंने पिछले 22 वर्षों से अपनी संस्था नई आशा, तो ये भी याद रखिएगा, इनकी एक संस्था है नई आशा, इनके माध्यम से मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए यह अथक कार्य कर रहे थे, इसीलिए यह सम्मान दिया गया है। बस 2-3 याद रखना है। भीम सिंह भावेश को कौन सा सम्मान मिला है? पद्म श्री मिला है। किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य में। और यह किस जिले से संबंधित है? तो भोजपुर जिले से संबंधित है। और इनकी एक शाखा संस्था है, इसके नाम क्या है? नई आशा है, ठीक है। यह संस्था किस लिए कार्य करते हैं? तो मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए। बस ये 4-5 पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला है आपका हेमंत कुमार। तो हेमंत कुमार को भी पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिले हैं। यह न्यूरो विशेषज्ञ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जी। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इसे ध्यान रखिएगा। इसे अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं और यह बिहार के जमुई जिले से संबंधित है। बिहार के जमुई जिले से संबंधित है। अगला आपका है आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल, इन्हें मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार दिए हैं। सिविल सेवा के क्षेत्र में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं, ध्यान रखिएगा। आचार्य किशोर कुणाल। और यह ध्यान रखिएगा यह गुजरात कैडर के आईपीएस थे, ठीक है, गुजरात कैडर के आईपीएस थे। और यह महावीर मंदिर जो पटना का है आपका महावीर हनुमान मंदिर, उनके ट्रस्ट के पूर्व सचिव भी यह रह चुके हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका है शारदा सिन्हा जी।
बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा। तो ये बिहार के सुपौल जिले में इसका जन्म हुआ था, और लेकिन इसकी शादी जो है वो बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, बेगूसराय में इनकी शादी हुई थी और जन्म जो है वो सुपौल जिला में हुआ था। अगला आपका है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण के लिए चुना गया। तो ये पद्म विभूषण इस सम्मान में देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण के लिए शारदा सिन्हा जी को चुना गया है, यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला आपका है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी का जन्म पटना में होता है, यानी पटना के से संबंधित है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सार्वजनिक क्षेत्र में, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सार्वजनिक क्षेत्र में इसे पद्म भूषण सम्मान मिले हैं। ठीक है, पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पद्म विभूषण किसे मिले हैं? शारदा सिन्हा जी को। उसके बाद पद्म भूषण तो सुशील कुमार मोदी को, याद रहेगा। तो आई होप आपका ये जो भी हम 7 देखे नाम, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जरूर आएंगे, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, तो याद रखिए। अगला आपका है देखिए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार 4 से 15 मई तक, याद रखिएगा, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो 4 से 15 मई तक आपके बिहार में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन पहली बार बिहार में किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली किया था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था। और इसमें कुल खेलों की संख्या कितनी है? 28। ये ध्यान रखिएगा, कुल खेलों की संख्या 28 है। और मेजबानी करने वाले शहर, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के 5 शहर है: पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। इसके साथ साथ कुछ खेलों का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था, इसीलिए नई दिल्ली इसमें शामिल होगा। तो जब आपसे पूछे कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कितने शहरों में किया गया है, तो हम कहेंगे कितने शहरों में? 6 शहरों में। ठीक है, कितना कहेंगे? 6 शहरों में। लेकिन प्रश्न आपसे पूछेगा कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया था, तब हम कहेंगे 5: पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। ठीक है, तो याद रखिए अच्छे से। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम में हल्का क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, और इसका शुभंकर था आपका गज सिम्हा। गज सिम्हा इसका शुभंकर है, और इसका थीम था खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं इसके अगला, इसमें कितने बिहार पदक जीते हैं उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 18 ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखिएगा, यदि डीपली प्रश्न पूछेगा तो आपका यही पूछ सकता है, क्योंकि 36 पदक तो सब अभी तक याद कर लिया होगा कि बिहार ने टोटल 36 पदक जीते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ये 36 पदक जीत करके ये 15वें स्थान पर रहे हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, और दूसरा कि 36 पदक में आपका 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और आपका 18 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो 7 + 11 + 18 ऐसे आप याद रखिए 36। ठीक है, याद रहेगा। आई होप आपको याद रहेगा। और कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, यहीं से प्रश्न आएंगे। और हाल ही में आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा था कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को कुल कितने पदक जीते हैं, तो 36 पदक जीते। ये प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है, अब आएगा ये 36 में कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है, और नहीं तो यह स्थान पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें महाराष्ट्र। देखिए टाइपिस्ट को देखिए, महाराष्ट्र गलती लिखा है। ठीक है, हालांकि इसका मैं पीडीएफ जो दूंगा उस पीडीएफ आपको बिल्कुल सही रहेगा, मैं जहाँ जहाँ मिस्टेक है सही करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान, हरियाणा दूसरा स्थान और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और दिल्ली में आयोजन आपको बताए थे कि 5 बिहार के शहरों में आयोजन किया था, 5 यानी बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया था, और एक दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन कौन से खेल का हुआ है? ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग, ये 3 खेल है जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। बाकी शेष जो है वो आपका बिहार में हुआ है। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसमें बिहार से कौन कौन पदक जीते हैं। ठीक है, पहला ध्यान रखिएगा, उज्जवल सिंह ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीते हैं और यह भारोत्तोलन में बिहार का पहला पदक था। ये भी ध्यान रखना है कि भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में आपका बिहार का पहला पदक कौन दिलाया है, तो उज्जवल कुमार ने दिलाया है। आपसे पूछें कि यह किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से, और यह कौन सा पदक जीते, कांस्य पदक जीते हैं। अगला है खुशी यादव ने 2000 मीटर के स्टीपल चेंज प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, तो खुशी यादव को भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका शॉर्ट पुट में अलका सिंह ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलका सिंह ने किस में जीते हैं स्वर्ण पदक, तो शॉर्ट पुट में। अगला है मुक्केबाजी में बिहार ने 2 कांस्य पदक जीते हैं और थांग ता प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलिए देखते हैं अगला। अब देखेंगे राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, आपको पता होगा उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। इसमें हम देखते हैं उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन बॉल महिला ट्रिपल इवेंट में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता और यह बिहार 25 वर्षों के बाद कोई स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये खेल का नाम ध्यान रखिएगा, लॉन बॉल महिला ट्रिपल इवेंट, इनमें बिहार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और इस खेल में कौन कौन शामिल थे, तो इस खेल में आपका शामिल थे, ध्यान रखिएगा, खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति, और इसने किसको हराया है, पश्चिम बंगाल को हराया है। पहला याद रखना है कि लॉन बॉल महिला ट्रिपल इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें कौन कौन महिला शामिल थे, तो खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति। ठीक है, और ये किसको हराया है, पश्चिम बंगाल को हराया है। तो ये आपका दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद राष्ट्रीय खेलों में बिहार द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। तो आपको बता दिए हैं कि ऐसे भी आपको याद होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये कह रहा है झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था उसके बाद देखा जाए तो यह बिहार का पहला स्वर्ण पदक है। इसीलिए तो कह रहे 25 वर्षों के बाद बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिला है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों में अन्य पदक। उत्तराखंड में, ये तो पता है, बता दिए हैं, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में मुंगेर की अंशिका कुमारी ने रजत पदक जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अंशिका कुमारी ने किस खेल में 38वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीते हैं, तो तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी, और ये बिहार के किस जिले में, किस जिले से संबंधित है, तो मुंगेर जिले से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन बॉल में बिहार के लिए चंदन ने कांस्य पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है आकाश कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, आकाश कुमार को भी ध्यान रखना है। आकाश कुमार राष्ट्रीय खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपसे प्रश्न ये बनेंगे कि कौन ऐसे खिलाड़ी है जो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो आकाश कुमार इंपॉर्टेंट है। उन्होंने व्यक्तिगत तलवारबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक और टीम तलवारबाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीते हैं, यानी वो अकेले तलवारबाजी में क्या जीते हैं, तो रजत यानी सिल्वर जीते हैं, और टीम के साथ ही इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 2 मेडल हो गया। तो आकाश कुमार को आप याद रखेंगे, यह तलवारबाजी से संबंधित है। अगला देखते हैं आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की पदक तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं। ठीक है, बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं। तो ये है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल। और वो जो हम बताए थे आपका 36 पदक जीते हैं, वो थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आप यदि रैंक या मेडल याद करते हैं तो खेल को ध्यान में रख कर याद रखिए कि कौन सा खेल में कितने मेडल जीते हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय खेल में आपका 12 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है,
5 कांस्य है, यानी 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और आपका 5 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। इसके साथ ये पदक तालिका में 29वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। अगला है आपका कि यह 2000 में विभाजन के बाद बिहार द्वारा जीते गए पदकों की संख्या में सबसे अधिक संख्या है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल में 2000 ईस्वी के बाद बिहार सबसे अधिक पदक इस बार जीते हैं। इसका शुभंकर था आपका मौली। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक का शीर्ष स्थान होगा। ठीक है, यानी सबसे आगे सबसे अधिक पदक कौन जीते हैं, ये जीते आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें प्रथम स्थान पर था, महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। इसे भी देख लेंगे। अब चलिए थे आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात कि बिहार इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल इसमें 10 पदक जीते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से आपका 3 गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है और यहाँ 2 टाइपिंग होगी लेकिन 4 होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, 4 होगा, 4 आपका कांस्य है। तो टोटल 10 पदक है, 3 आपका गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 आपका ब्रॉन्ज है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका बिहार जो है वो 14वें स्थान पर रहा है। रैंक भी ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार 14वें स्थान पर रहा है और इसमें देखा जाए शीर्ष होगा। ठीक है, ये फिर यहाँ मिस्टेक किया। शीर्ष स्थान में पहला आपका कौन है, हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा यूपी। तो पदक तालिका में पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश और बिहार 14वें स्थान पर रहा है, टोटल 10 पदक जीत करके। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। अगला आपका है महिला कबड्डी विश्व कप 2025। आपको याद होगा, इसका आयोजन आपका 1 जून से लेकर 10 जून के बीच राजगीर में किया गया है। तो राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया। पहला ये इम्पोर्टेंट। दूसरी कि बिहार ने दूसरी बार इस विश्व कप की मेजबानी की है। अगला आपका है बिहार दिवस 2025। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपका है कि वर्ष 2025 का थीम वर्ष 2025 का थीम क्या है, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये थीम याद रखिएगा, यदि कुछ पूछे न पूछे लेकिन आपका ये थीम पूछ सकता है कि बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। और एक चीज और याद रखिएगा, यह जो आपका बिहार दिवस है 22 मार्च को मनाते हैं, वो कब से शुरू किया है, तो ये आपका 2010 से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है। याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला आपका है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह। स्टार लगाइए, 3 स्टार लगाइए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद ही होगा। देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष जो है ना वो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। ठीक है, अगला देखते पुरस्कार देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है आपका, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये बिहार का एक मोतीपुर पंचायत है। बहुत इंपॉर्टेंट मोतीपुर पंचायत है, तो मोतीपुर पंचायत को यह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 मिले हैं। तो पहला याद रखने वाला आपको यह है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किस पंचायत को मिले हैं, तो ये मोतीपुर पंचायत को मिले हैं। ये बिहार के किस जिला में है, तो समस्तीपुर जिला में है, ध्यान रखिएगा। और ये रोसड़ा प्रखंड में आते हैं, समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड में आते हैं। और यहाँ की मुखिया कौन है, तो प्रेमा देवी।
ये किसे यह अवार्ड मिले हैं? तो प्रेमा देवी को यह अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकता है आपका, किसी तरह से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किस पंचायत को मिले? तो मोतीपुर पंचायत को। या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किस जिले के पंचायत को मिले हैं? तो समस्तीपुर जिले के। और यह पुरस्कार किससे मिले हैं? तो प्रेमा देवी को। ठीक है, तो आप इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा। और यह पुरस्कार कहाँ मिले हैं? तो यह पुरस्कार मधुबनी में मिले हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो आपका सम्मेलन हुआ था यह आपका मधुबनी में ही हुआ था, तो मधुबनी में यह सम्मान मिले हैं। यह किस कैटेगरी में सम्मान दिए हैं? तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायती पुरस्कार के श्रेणी में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका, अगला है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज से वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत 2400 मेगावाट का विस्तार योजना का आधारशिला रखी है। यहाँ पर क्या याद रखना है? बस 2 चीज याद रखिए कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ से किया है? यह रोहतास के विक्रमगंज से किया है। ठीक है, और इसका कितने मेगावाट का विस्तार किया है? तो 2400 मेगावाट। तो 2 चीज़ याद रखेंगे। तीसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसका कितना खर्च नहीं पूछेगा, खर्च किसको याद रहता है, रख सकते हैं। इस प्लांट से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। ठीक है, अगला आपका देखो क्या है, अगला है कि प्रस्तावित विस्तार के साथ नवीनगर परियोजना की कुल क्षमता बढ़कर 4380 मेगावाट हो जाएगी, ये भी याद रखना है। और यह बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बन जाएगा। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद जिला में है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है आपका कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वह बिहार के किस जिला में है? तो औरंगाबाद जिला में है। लेकिन हम लोग शुरू में क्या देखे थे? यहाँ पर देखे थे रोहतास, लेकिन रोहतास से उद्घाटन किए हैं। ठीक है, रोहतास से इसका आधारशिला रखी है। ठीक है, इसका आधारशिला कहाँ से रखे हैं? तो रोहतास से, लेकिन है कहाँ पर? तो ये है आपका औरंगाबाद जिला में। याद रहेगा, औरंगाबाद जिला में है। इसकी परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 3 × 660 टोटल आपका होगा 1980 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक देखो क्या है, अगला टॉपिक है पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं कौन बने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एम पंचोली, विपुल एम पंचोली, याद रहेगा, विपुल एम पंचोली। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की 24 मई 2025 की बैठक में न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति की सिफारिश की है और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली पहले गुजरात हाईकोर्ट में कार्यरत थे। ये इम्पोर्टेंट है आपसे कि अभी फिलहाल में जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह इससे पहले किस हाईकोर्ट में कार्य कर चुके थे। तो याद रखिएगा यह जो है ये गुजरात हाईकोर्ट में, ठीक है, एडवोकेट के रूप में ये कार्य किया हुआ है। ठीक है, और बाद में ये पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है, शेर प्रजनन केंद्र। इंपॉर्टेंट है, यह भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। बिहार के वन्य और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने घोषणा की कि राजगीर के चिड़ियाघर सफारी में शेरों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि बिहार में शेर प्रजनन केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। ठीक है, राजगीर में किया जाएगा। दूसरी बात ये याद रखना है कि यह भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है। बस 2 पॉइंट याद रखना है। अगला आपका है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस पर आप 3 स्टार लगाइए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है कि पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्र की बिजली मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि बिहार के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत परमाणु संयंत्र पाने वाले भारत के 6ठे राज्यों में शामिल होंगे।
अगला आपका है, ये भी ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में ये कौन सा राज्य बन जाएगा बिहार, तो छठा राज्य बन जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका बांका जिला में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, बांका जिला में किया जाएगा, लेकिन ये पहले प्रस्तावित था आपका रजौली नवादा। ठीक है, तो इसे शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, अब बांका में कर दिया है। तो आपको गलत याद नहीं रखना है, रजौली नवादा बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, लेकिन अब इसको याद नहीं रखना है क्योंकि अब ये प्रस्तावित कहाँ हो गया है, बांका में हो गया, बांका में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, बांका में होगा। ठीक है, और यह बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। राज्य में लघु मॉड्यूल रिएक्टर के आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 अपने बजट में घोषणा किया है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। यहाँ से आपका एक राष्ट्रीय करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत सरकार 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लक्ष्य रखे हैं, तो 100 गीगावाट। याद रहेगा। ये आपका खर्च है, खर्च याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खर्च आपको याद होगा भी नहीं। एक और लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी डिजाइन मॉड्यूल रिएक्टर बनाया जाएगा। यानी 2033 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाया जाए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है अगला टॉपिक कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारण के मढ़ौरा रेल कारखाने से पश्चिम अफ्रीका के गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए डीजल इंजन की पहली खेप का हरी झंडी दिखाई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि देखिए पहली बार भारत से आपका रेल का जो है वो निर्यात किया जा रहा है। कहाँ पर, तो ये आपका पश्चिम अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, पश्चिम अफ्रीकी देश है आपका गिनी गणराज्य। तो गिनी गणराज्य को पहली बार आपका डीजल इंजन भेजा जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। कहाँ से, तो बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा रेल कारखाने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पहली बार पश्चिमी अफ्रीका को जो रेल इंजन का निर्यात किया गया वो बिहार के किस जिला में इसका निर्माण होता है, किस कारखाना में निर्माण होता है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है उड़ान योजना के अंतर्गत 6 नए हवाई अड्डा। ठीक है, अभी तक आप जितने अभी क्लास देखे हैं, जितने टॉपिक देखे हैं, तो आपको सारा टॉपिक लगा होगा कि सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट शामिल किए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहेंगे क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, यदि किसी को इसका PDF चाहिए, ठीक है, डिटेल्स में इसका PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप LK क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी आपका एप्लीकेशन पर ये PDF भी मिलेगा और आपका 71वीं BPSC का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो हम चला रखे हैं। ठीक है, तो आप दोनों यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला आपका है कि उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डा। बिहार कैबिनेट ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत 6 छोटे हवाई अड्डे का निर्माण के लिए बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कितने, तो 6। किस योजना के तहत, तो उड़ान योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। ये कौन कौन सा है, तो पहला याद रखिएगा मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में। ठीक है, और प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत आने की अनुमान है। अगला आपका है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। इंपॉर्टेंट, नवादा के फुलवरिया जलाशय में बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। इंपॉर्टेंट आपका है कि कहाँ पर, नवादा में, लेकिन नवादा में कहाँ पर, तो फुलवरिया में। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो याद रखिएगा नवादा के फुलवरिया में। कहाँ पर, नवादा के फुलवरिया में। 2-3 बार आपको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षमता कितना है, 10 मेगावाट इसका क्षमता है। और ये
दरभंगा, ध्यान रखिएगा, दरभंगा और सुपौल में मौजूद संयंत्रों के बाद यह नया संयंत्र बिहार का तीसरा तैरता हुआ संयंत्र है। क्या है? देखो, सबसे पहले पूछा आपका पहला, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये आपको याद होगा, दरभंगा के कदीराबाद हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी है बीपीएससी पहले, ठीक है। तो ये तो आपको पुराना हो गया, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपका कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगा है? तो नवादा के फुलवरिया में। पहला कहाँ लगा था? तो दरभंगा के कदीराबाद में। दूसरा कहाँ लगा है? तो सुपौल में, ठीक है। और तीसरा ये आपका है नवादा में। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, बिहार में ई वोटिंग। पहली बार भारत में ई वोटिंग हुआ है और ये हुआ है बिहार में। तो बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां पर मतदाता ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पा रहे हैं। यानी पहली बार आपका ई वोटिंग कहाँ हुआ है? तो बिहार में। दूसरा, यह नई व्यवस्था 28 जून के हुए नगर निकाय चुनाव में लागू की गई थी। पूरी ई वोटिंग प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से, यानी इसी नेट, इस मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा, से संपन्न हुई। और पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल निवासी विभा कुमारी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान मोबाइल फोन के जरिए वोट डालने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी। याद रखिएगा, आपसे पूछे कि पहली व्यक्ति कौन बने जो ई वोटिंग किया है? तो ये बनी आपका विभा कुमारी। ये कहाँ की है? तो पूर्वी चंपारण की है। और ये आपसे पूछे कहाँ की निवासी है? तो पकड़ी दयाल का, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे पुरुष में कि पहला पुरुष कौन बने हैं ई वोटिंग करने वाले? तो ये बने आपका मुन्ना कुमार। और मुन्ना कुमार भी आपका यही पूर्वी चंपारण का है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगला टॉपिक, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह मिले आपका मधुबनी के मंगरौनी के नेहा झा को, ठीक है। नेहा झा मणि को या मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिले हैं। याद रहेगा, नेहा झा, और झा है तो मधुबनी झा आपको ज़्यादा मिलते हैं। ये याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। मैं भी मधुबनी से हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेहा झा मधुबनी, याद रहेगा, झा मधुबनी। तो नेहा झा को मिले, ये बिहार के किस जिले से हैं? तो मधुबनी जिला से हैं, ठीक है। इन्हें किस लिए मिले? तो मैथिली भाषा के लिए मिले हैं। मैथिली कविता बनारस आ हम, यह इसके मैथिली कविता है, इसके लिए यह पुरस्कार मिले हैं। तो इस बुक का भी नाम याद रखिएगा। अगला आपका है बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो ये भी आपका मधुबनी की है। मधुबनी की मुन्नी कामत को ये भी मैथिली भाषा के लिए ही बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिले हैं। याद रहेगा, इनकी लघु कथा है चुक्का। तो चुक्का के लिए मुन्नी कामत को मैथिली भाषा में आपका ये बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिले हैं। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए डेल्टा रैंकिंग। नीति आयोग ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के डेटा जारी किए हैं। करा जोन 6 यानी पूर्वी भारत रैंकिंग में, पूर्वी भारत में आपसे पूछे तो बिहार के बांका जिला स्थित चंदन ब्लॉक के पहले स्थान पर रहे हैं। उसके बाद भागलपुर के सबौर ब्लॉक रहे हैं। तो आपसे पूछे कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो पूर्वी भारत में बिहार के कौन सा आपका जो ब्लॉक है प्रथम स्थान पर रहे हैं? तो ये बांका जिला का याद रखिएगा, चंदन ब्लॉक प्रथम स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर आपका भागलपुर के सबौर ब्लॉक रहे हैं, ठीक है। अगला आपका है सोन नदी विवाद का समाधान। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल के बंटवारे को लेकर वर्षों पुराने मुद्दा रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सुलझा लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार को सोन नदी से 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा, जबकि झारखंड को 2 MF मिलेगा, ठीक है। बिहार झारखंड के बीच ये बंटवारा हो गया है। 1973 में वान सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार के लिए 7.75 MF पानी आवंटित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट आपका जो अभी बंटवारा हुआ, ये याद रखिए, ठीक है।
आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का नोट चाहिए, यानी बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए आपका नोट्स चाहिए, तो यदि हैंड राइटिंग नोट्स आपको हम बनाए हैं तो इसे आपको यदि चाहिए, इसमें आपको देखिए पूरे हम अच्छे से मैप के थ्रू आपका बिहार का ज्योग्राफी बनाए हैं, आपका हिस्ट्री बनाया है, तो आपका सारा टॉपिक इसमें आपको कवर किया गया है। यदि आप ये पीडीएफ एक बार आप पढ़ लेते ना, तो ऐसा आपका बिहार का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बनेगा। तो इसमें आपका टोटल आपका 45 पेज है और हर टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, 8810546607। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यह नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है विजया कुमारी। विजया कुमारी तो पूर्वी चंपारण के रहने वाली विजया कुमारी ने अमेरिका के वर्गिंगम में आयोजित विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों में 6 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। तो याद आपको ये रखना है कि अमेरिका के जो वर्गिंगम में विश्व पुलिस अग्निशमन खेल हुए हैं उसमें 6 पदक कौन जीते हैं, तो ये जीती आपका विजया कुमारी। यह बिहार के किस जिले से है, तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाली है, ठीक है, याद रहेगा। और भारत में कुल 560 पदक जीते हैं, ठीक है, और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला आपका है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इंपॉर्टेंट है, आज ही कल में ये योजना पर लागू किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है, यह एक तरह से इंटर्नशिप योजना है। क्या है, इंटर्नशिप योजना है जो 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों को मासिक वजीफा देने का वादा करती है। वजीफा यानी फायदा देने का वादा करती है जिन्होंने क्लास 12 किया है, यानी क्लास 12 के बाद ये सम्मान मिलेगा आपको, इंटर्नशिप यह मिलेगा। कौशल विकास प्रशिक्षण का पूरा कर लिया है और जिनके पास कक्षा 12 से लेकर स्नातक तक शैक्षणिक योग्यता है। ये इम्पोर्टेंट ये है आपका, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत आपका 12वीं यदि आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है, 12th यदि आप कर लिए हैं, तो आपको 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को 4000 रुपया प्रति माह इंटर्नशिप दिया जाएगा। किसको, देखिए याद रखने का तरीका आपको बताते हैं। 12th पास को कितने देंगे, 4000 पर मंथ आपका इंटर्नशिप मिलेगा। और जो इसके साथ में ITI किया है, डिप्लोमा किया है, तो उन्हें मिलेगा आपका 5000 पर मंथ। और जिसने BA किया है या BSc किया है, यानी कोई भी ऑनर्स किया है, तो इन्हें मिलेगा आपका 6000 पर मंथ इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये एक इंटर्नशिप योजना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इंटर्नशिप योजना जो है ये आपका 3 से 12 महीने मिलेगा। देखिए इस वर्ष 5000 युवाओं को और अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस पर खर्च कितना है, खर्च याद नहीं रहता, ठीक है। अगला आपका है सौर ऊर्जा को बढ़ावा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, आपको याद होगा, कुटीर ज्योति योजना। ये भी आपका कुटीर ज्योति योजना जो है ये भी आपका 1 अगस्त से लागू हुआ है, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। आपको याद ही होगा 1 अगस्त 2025 से भी आपका 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है ये भी आपका इसी 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार कैबिनेट ने सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए एक नीति की मंजूरी दी है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहायता मिलेगी और पूरी तरह से इसका खर्च बिहार सरकार देंगे। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। इस कुटीर योजना के अंतर्गत ये आपको किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका है वन महोत्सव। वन महोत्सव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य रखा है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा ना तो ये पूछेगा आपका कि वन महोत्सव का उद्घाटन कब किया, 14 जुलाई को, और इसका लक्ष्य आपका 25-26 में कितने करोड़ पौधे लगाने का है, तो 5 करोड़, ठीक है, याद हो जाएगा। और याद रखिएगा हरित आवरण बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 2012 में हरियाली मिशन शुरू किया था। हरियाली मिशन कब शुरू किए थे, 2012 में। राज्य का हरित आवरण
15.06% तक पहुंच गया है। कितना पहुंचे? 15.06%। और 2028 तक इसे 17% बनाने का लक्ष्य है। तो इम्पोर्टेंट आपका ये है, याद रखना कि हरित आवरण को 17% बढ़ाने का लक्ष्य बिहार सरकार की कब तक किया है? तो 2028 तक। ये सारे प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे ना, सभी इसमें हम लिखे हैं, ठीक है। तो अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, करवाएंगे 200 प्रश्न, उसमें सभी पॉइंट से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी 500 लिखा गया, 500 टोटल करवाएंगे, 200 लेकिन आपका बिहार स्पेशल होगा। तो 200 प्लस जो आपको एमसीक्यू करवाएंगे, ये सारा इसमें क्वेश्चन आपका शामिल है। तो जितने अच्छे से अभी आप याद कर लेंगे ना, आगे सारे प्रश्न आपके बन जाएगा। ये जो हम लोग देखे थे कि पटना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल एम पंचोली, ये याद रखिएगा, ये 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पटना उच्च न्यायालय के, ठीक है। 45वां मुख्य न्यायाधीश। और इन्हें शपथ कौन दिलाया था? तो मोहम्मद आरिफ खान दिलाए थे, ठीक है। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान इसका शपथ दिलाए थे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मोहम्मद आरिफ खान जो है वो बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं, ठीक है। आगे आपका यही पॉइंट है कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर का स्थान लिया है, जो वर्तमान में केरल का राज्यपाल है। देखिए क्या किया है, बहुत सिंपल है। देखिए, जो बिहार के राज्यपाल थे उसे कहाँ भेज दिया? केरल भेज दिया, ठीक है, राजेंद्र अलेकर को। और जो केरल के राज्यपाल थे आपका मोहम्मद आरिफ खान, वो बिहार उसको भेज दिया। याद करना बहुत आसान है। आपसे यदि प्रश्न ये पूछेगा कि हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में मोहम्मद आरिफ खान को नियुक्त किया गया है, तो इनसे पहले यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सिंपल है, केरल का। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका है, इससे पहले, ये तो हम बता दिए अभी आपको, केरल के राज्यपाल थे। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई, ठीक है। किसको? आरिफ मोहम्मद खान को, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है कि न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन ने 16 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछेंगे, जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कृष्ण विनोद चंद्रन, वो अभी वर्तमान में कहाँ पर पोस्टिंग है? तो वर्तमान में ये अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला आपका है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए घोषणा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला पॉइंट आपका, अपने ऐतिहासिक 8वें बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी यानी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनने का फैसला किया है, जो उन्हें पद्म श्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उपहार में भेंट की थी। तब प्रश्न आपका यहाँ से आएगा यह कि निर्मला सीतारमण ने जो अपनी 8वें बजट पेश किया था, उसमें भाषण देते वक्त जो साड़ी पहनी थी मधुबनी पेंटिंग वाली, उसे किसने गिफ्ट किया था? तो इसे दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी, ठीक है। दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। और याद रखिएगा, ये दुलारी देवी आपका मधुबनी की है, ठीक है। अगला आपका देखते हैं, अगला क्या है? अगला आपका है कि बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। अगला आपका है कि इन गतिविधियों में लगे लोगों के किसान उत्पादन संगठनों में क्या होगा? संगठित किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय, अगला टॉपिक है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला आपका है आईआईटी, पटना आईआईटी जो है, आईआईटी की क्षमता का विस्तार किया जाएगा और पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अगला आपका है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, बिहटे में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अलावा पटना में हवाई अड्डे की विस्तार किया जाएगा। याद रखना आप, ये आपका बिहटा में बनाया जाएगा क्या? ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। अगला है बिहार के राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र में कोसी नदी बेसिन में सिंचाई परियोजना पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। किसके लिए? पश्चिमी कोसी नहर के लिए। अगला आपका है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर्ड में कृषि
जीनोमिक अनुसंधान में क्रांति लाने के उद्देश्य से आधुनिक जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यानी अगला आपका है औरंगाबाद जिले में 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है कि बिहार में पूछे आपका कि सूर्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो औरंगाबाद जिला में। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका 2025-26 का बजट था। इससे पहले आपका एक बजट आया था केंद्रीय बजट 2024-25, तो इसमें आपका ज़्यादा घोषणा हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। पुराना बजट भली है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उस हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला आपका है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 2600 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन का पुल निर्माण होगा। ठीक है, अगला आपका है कि गया अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर एक औद्योगिक नोड होगा। बिहार झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की जाएगी। ये देखो, ये याद रखिएगा, ये आपका बजट 2024-25 में घोषणा किया था पूर्वोदय योजना। तो पूर्वोदय के तहत किसको शामिल किया? बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। अगला आपका है कि केंद्र सरकार बिहार में नालंदा राजगीर कॉरिडोर के सहित नालंदा में पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। राजगीर में जैन मंदिर स्थल हेतु विशेष धनराशि दिया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ मंदिर के अनुरूप किया जाएगा। देखिए विष्णुपद यहाँ पर आपका यह चर्चा किया गया था, इसलिए विष्णुपद वाले मंदिर आपका क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर है, गया में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आ चुका है 17वीं बीपीएससी में। पीरपौंती भागलपुर में जो है, पीरपौंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित संयंत्रों पर 21,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए लागत मत याद रखिए, ये आप याद रखिए कि पीरपौंती में आपका नया बिजली संयंत्र का स्थापना किया जाएगा। केंद्र सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की रुपया उपलब्ध कराएगी। ये भी याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि पुराना बजट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उससे आपको बताएं याद रखने के लिए। अगला आपका है बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहली बार 2 SEZ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, एक आपका पहला है बक्सर जिले के नवानगर में, बस याद रखिए कहाँ पर, बक्सर जिला के नवानगर। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग, बस 2, बक्सर जिला के नवानगर में और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार दे दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का 2 SEZ कौन कौन है? बक्सर का नवानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमारबाग। और याद रखिएगा यह बिहार का पहला यानी SEZ है। आगे देखते हैं आपका SEZ का बात करें हम, SEZ की बात करें तो बिहार का पहला SEZ होगा। लेकिन हम देखते हैं अपने पड़ोसी में, तो देखिए अपने पड़ोसी में देखते हैं तो झारखंड जो है, झारखंड में आपका 2 SEZ है और उत्तर प्रदेश में आपका 21 SEZ है। इसलिए तो उत्तर प्रदेश में आपका उद्योग ज़्यादा विकसित है बिहार का अपेक्षा। अगला आपका देखते हैं क्या है, बिहार का पहला GI टैग सुविधा केंद्र। तो याद रखिएगा बिहार का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये आपका भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय साबोर में बनेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, भागलपुर। बिहार का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भागलपुर में। इसमें सहयोग कौन करेगा? तो नाबार्ड इसमें सहयोग करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा क्या है, नेपाल में बिहार को बिजली निर्यात। नेपाल ने बिहार को बिजली निर्यात, यानी नेपाल ने आपको बिहार को पहली बार बिजली निर्यात किया है। नेपाल ने पहली बार बिहार को 40 मेगावाट बिजली निर्यात किया है। बस इतना ध्यान रखिए कितना किया, तो 40 मेगावाट। इस डाटा को आप याद रखेंगे। नेपाल पहले चरण में कटैया कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन, ये याद रखिएगा, कटैया कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली निर्यात करना शुरू किया है। कटैया कुशवाहा ट्रांसमिशन के तहत नेपाल बिहार को कुल आपका 125 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा।
125 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, जिसमें पहला खेप कितना किया, 40 मेगावाट कर दिया है। और याद रखिएगा नेपाल से बिहार को कितना अभी मिलता है, तो प्रतिदिन 620 मेगावाट बिजली निर्यात होता है। यानी नेपाल भारत को प्रतिदिन 620 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक है माही श्वेतराज। माही श्वेतराज इंपॉर्टेंट है। बिहार के माही श्वेतराज ने कर्नाटक के मंगलोर में आयोजित 17वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतिस्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि कर्नाटक के मंगलोर में जो 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें 3 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो माही श्वेतराज। यदि आपसे पूछे माही श्वेतराज ये बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो माही श्वेतराज आपका बिहार के पटना जिला की रहने वाली है। ठीक है, बिहार सरकार उन्हें पदक लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत इन्हें सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनाया है। ठीक है, अगला आपका है मां मुंडेश्वरी वन जीव इको पार्क। मां मुंडेश्वरी वन जीव इको पार्क, याद रखिए यह नीतीश कुमार जी ने कैमूर जिले में इस पार्क का उद्घाटन किया है। कैमूर जिले में, बस मां मुंडेश्वरी वन जीव इको पार्क का उद्घाटन कहाँ किए, कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में किए हैं। ठीक है, यह बिहार का पहला वन जीव इको पार्क है। बस ये कुछ आपका फैक्ट है, उसको आप देख सकते हैं। अगला मेरा है अहेतुल्ला लॉन्ग्रोस्टिक्स। नाम ऐसा है कि पढ़ने में भी परेशानी होगा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास असाधारण रूप से लंबे थूथन वाले वाइन स्नेक की एक नई प्रजाति की खोज गई है, जिसका नाम ये रखा है। ठीक है, तो बस सिंपल याद रखिए कि इसका खोज कहाँ किया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया है। ये कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में। अगला आपका है शरद कुमार, इंपॉर्टेंट है। भारत के शरद कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में पुरुषों के लिए ऊंची कूद T63 वर्ग में रजत पदक जीते हैं। भारत न करके उसको बिहार कह सकते हैं। वे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है आपका। अगला आपका है अडानी सीमेंट प्लांट का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के वरिसलीगंज में अडानी समूह के सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया है। बस इतना ध्यान रखिए कि अडानी ग्रुप ने बिहार में कहां पर अपना सीमेंट का फैक्ट्री लगाया है, तो ये नवादा के वरिसलीगंज में लगाया है। ठीक है, नवादा के वरिसलीगंज में लगाया है, बस इतना ध्यान रखिए। अगला आपका है बिहार में नक्सलवाद प्रभावित जिले। बिहार में कौन जिला से है जो नक्सलवाद से प्रभावित है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये आपका ध्यान रखिएगा, हाल ही में बांका और पश्चिमी चंपारण को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल मुक्त घोषित किया है। यानी अब आपका बांका और पश्चिमी चंपारण जिला को यानी नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया है भारत सरकार ने। ठीक है, यह देखिए अभी तक आपका 8 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित जिला है। ये कौन सा है, नवादा है, औरंगाबाद, गया, जमुई, कैमूर, रोहतास, लखीसराय और मुंगेर है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। अगला है महिला एशिया हॉकी ट्रॉफी, महिला एशिया हॉकी खेल। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है, जिसका आयोजन इस साल 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में किया गया। गुड़िया नाम का शुभंकर बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। इसका शुभंकर क्या था, गुड़िया। ठीक है, लोगो में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक का, सॉरी लोगो में लोगो भी लिखना रहता है। लोगो जो होता है आपका ना, लोगो खेल का जो लोगो होता है उसमें क्या है, तो बोधि वृक्ष है और हॉकी स्टिक है। अगला आपका है मखाना महोत्सव। देखिए मखाना महोत्सव का ना पहली बार आपका इसमें बिहार से बाहर किया है। कहाँ पर किया था आपका, ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, तो 2 दिवसीय आपका मखाना महोत्सव का आयोजन क्या हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन आपका बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। अगला आपका है बिहार का तीसरा जूलॉजिकल पार्क। बिहार का तीसरा जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अररिया में
अररिया के रानीगंज में जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना की मंजूरी दी है और यह बिहार का तीसरा जूलॉजिकल गार्डन होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य में बदलने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यह बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। तो पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये अभी मात्र एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको याद ही होगा, ये पश्चिमी चंपारण में है, जो बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन अब दूसरा भी बन जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला देखते आपका, ये इंपॉर्टेंट है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। इसकी घोषणा आपका हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को किया है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आपको कहा जाए तो बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है। अगला देखते आपका, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने, आपका ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार गुंजियाल। विनोद कुमार गुंजियाल जो है ये आपका बिहार के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। बिहार का, देश का नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो बिहार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? विनोद कुमार गुंजियाल बने हैं। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी बहुत हाईलाइट में थे, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी की याद रखिएगा, मात्र ये 14 वर्ष की आयु में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और यह शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो यह मात्र 35 गेंदों में शतक लगाए थे, जीटी के खिलाफ, यानी गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाए थे। और ये राजस्थान से खेलते हैं, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं और इन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा गया था और ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में बिहार की छाप। तो ऑपरेशन सिंदूर में याद रखिएगा, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, और यह बिहार के पूर्णिया जिला से संबंधित है। मुजफ्फरपुर के जिले से ताल्लुक रखने वाले राजेश कुमार वर्तमान में रक्षा सचिव है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है और यह योजना कब से लागू हुआ है? तो 1 अगस्त 2025 से। इस 1 अगस्त 2025 से यदि आपको 125 यूनिट तक बिजली आते हैं, बिजली बिल आते हैं, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, या इससे अधिक आते हैं तो 125 यूनिट आपको माफ़ किया जाएगा, बाकी जो रहेगा उसको बिल आपको देना होगा, ठीक है। तो ये योजना आपका लागू हो चुका है, ठीक है। इससे 125 यूनिट फ्री बिजली फ्री मिलेगा। 1 अगस्त 2025 ये लागू होगा। अगला आपका है बिहार युवा आयोग, इम्पोर्टेंट है। पहली बार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर युवा आयोग होगा, ठीक है। तो ये देश का पहला राज्य है जो युवा आयोग बनाने जा रहा है। तो बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दिया है। बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। तो टोटल सदस्य कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 7, यानी 7 2 9 1 10। तो यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार युवा आयोग में कितने कुल सदस्य होंगे, तो 10 कुल सदस्य होंगे। और आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 45 वर्ष है, यानी 45 वर्ष से अधिक आयु वाले इसमें यह नहीं रहेगा सदस्य, ठीक है। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा राज्य में युवाओं के उत्थान के लिए, यानी युवाओं को नौकरी के लिए, यानी युवाओं को विकास के लिए जो भी आपका सिफारिश होगा, ये सभी सिफारिश बिहार सरकार को करेंगे, सलाह देंगे, ठीक है। अगला आपका है 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप। बिहार के लड़के और लड़कियों की टीमों ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 जीते हैं। बिहार ने फाइनल में उड़ीसा को हराकर ये 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियंस के अंडर 18 लड़कों के खिताब जीते हैं। यह 2022 जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप का दोहराव था, जहां पर बिहार के लड़के और लड़कियां ने दोनों वर्ग ने खिताब जीते थे। यानी 2022 के बाद ये आपका 2025 में ये लड़का लड़की दोनों इसमें खिताब जीते हैं।
इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रैंकिंग। ये 2024 का रैंकिंग भली है लेकिन 25 में से जारी किया है, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि गंगा के तट के शहरों में देखा जाए तो आपका पटना जो है ये चौथे स्थान पर आते हैं और पटना को प्रॉमिस स्वच्छ शहर के खिताब दिया गया है और पटना और गया को प्रतिष्ठित 3 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। किसको? पटना और गया को। अगला आपका है पटना और गया ने अपना वाटर प्लस प्रमाणन बरकरार रखा है। 10 लाख जनसंख्या वर्ग में गया ने बिहार के शीर्ष स्थान हासिल किया है। 10 लाख जनसंख्या वर्ग पर देखा जाए तो इसमें गया आपका प्रथम स्थान पर आते हैं, ठीक है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, इसके बाद गया और भागलपुर का स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पर कहे स्वच्छ में कौन है? पटना है, उसके बाद कौन सा है? गया है, और तीसरा पर कौन है आपका? भागलपुर है। आगे देखते हैं आपका अगला, यहाँ से प्रश्न आपका आ चुका है। ये क्लास हम आपको पिछले बार भी करवाए थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ताती तत्वा वाले, ठीक है, तो ये आपको हम इस समय भी करवाए थे, ठीक है। आर्टिकल 341 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से ताती तत्वा जाति को हटाकर अनुसूचित जाति सूची में, अनुसूचित जाति यानी एससी में पान शवासी जाति के साथ मिला दिया था। यानी क्या किया था बिहार सरकार? तो बिहार सरकार ने 2015 में क्या किया था? ताती तत्वा को ईबीसी से हटाकर कहाँ पर कर दिया था? उसे एससी में शामिल कर दिया था और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ठीक है। और यह प्रश्न आपका आ चुका है, दोबारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं है, इसी के तहत इसे रद्द कर दिया था, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। अगला आपका है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, आपको याद ही होगा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये आप बिहार का दूसरा रामसर स्थल बन गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 यानी 5 जून 2024 को बिहार के जमुई जिला में स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। अब टोटल बिहार में कितना रामसर स्थल हो गया है? तो 3 हो गया, पहले 1 था अब 2 बन गया, तो टोटल आपका 3 हो गया, ठीक है। पहला कौन था? तो पहला आप याद रखना, पहला था आपका कांवड़ झील बेगूसराय का, ठीक है। कांवड़ झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है आपको कब? 2020 में मिला है, ठीक है। तो ये पहला है, यहाँ से 2 बार प्रश्न आया है, ये प्रश्न अभी नहीं आया तो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो नया रामसर स्थल कौन बने आपका? ठीक है, तो ये बने आपका नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो बिहार के जमुई जिला में। अगला आपका है बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची, यानी 18वीं लोकसभा में आपका बिहार से कौन क्या मंत्री बने हैं। यहाँ से आपको याद होगा ये कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, आपको ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था और मैंने एग्जाम से पहले भी इसको करवा रखे थे, आपका 17वीं बीपीएससी के एग्जाम से पहले भी, ठीक है। तो आपका पहला है गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह ये कपड़ा मंत्री बने हैं और ये आपको पता होगा बीजेपी से है, और ठीक है। दूसरा आपका ललन सिंह, तो ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री भी है। तीसरा आपका जीतन राम मांझी, तो ये आपका एमएसएमई मंत्री है। चौथा आपका चिराग पासवान, ये बने आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री है, कितना? 4 कैबिनेट मंत्री है और कुछ राज्य मंत्री भी है, उसे देखते हैं। तो नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री है। रामनाथ ठाकुर ये है आपका कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, अगला है सतीश चंद्र दुबे खनन और कोयला राज्य मंत्री। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री। तो 4 कैबिनेट है और 4 राज्य मंत्री है, टोटल 8 मंत्री बने बिहार से, ठीक है। आपका अगला टॉपिक है बिहार का ऋण जमा अनुपात। सिंपल याद रखिए, बिहार में ऋण जमा अनुपात कहे तो 58.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से कितना 28% कम है। और सबसे अच्छा देखा जाए तो आपका पूर्णिया है, पूर्णिया आपका सबसे अच्छा ऋण जमा अनुपात में है। उसके बाद आपका अररिया है, फिर पूर्वी चंपारण है, सबसे लास्ट में कौन है? तो मुंगेर जिला है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका बिहार में मेट्रो सेवा, तो आपको याद होगा
पटना के अलावा अब बिहार के और आपका 4 शहरों में मेट्रो यानी आपका विकास किया जाएगा मेट्रो का। पहला मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो याद रखिएगा पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा भी मेट्रो रेल का शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें फंडिंग कैसे रहेगा, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच आपका 20% का ये आपका वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार 20% देंगे, राज्य सरकार 20% देंगे। बाकी जो आपका 60% है वो कौन देगा, तो ये देगा आपका प्रत्येक शहर के लिए मेट्रो रेल निगम, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी इसमें सहायता देंगे। ठीक है, अगला आपका है भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय। भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय यह आपका बिहार के जमुई जिला में बनाया जाएगा। यह नागी पक्षी अभयारण्य के पास बनाया जाएगा। तो ये भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय है, भारत का है, बिहार का नहीं, बिहार का पहला होगा। ठीक है, अगला आपका है बांका में सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ। बांका जिले में हाल ही में 50 मेगावाट का नया सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, जिससे बिहार की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 181 मेगावाट हो गई है और यह बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो दो ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला ये कि बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बांका जिला में। और इसे कौन किया है, तो अवाडा ग्रुप ने किया। अवाडा, अडानी ग्रुप नहीं, अवाडा ग्रुप। ठीक है, अगला आपका है अगला टॉपिक आपका है बिहार में दूर संचार घनत्व। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, पहले बीपीएससी पूछ चुका है। तो ट्राई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूर संचार घनत्व जो है आपका 56.6% है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। देश में सबसे कम संचार घनत्व वाले बिहार है। राष्ट्रीय संचार घनत्व आपका कितना है, 85.38% है और सबसे अधिक दूर संचार घनत्व आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो ये था आपका बिहार करेंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो जितना हो सके उतना आप क्लास को शेयर कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्लास करवाने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का महत्वपूर्ण इसी तरह सब्जेक्टिव वाइज क्लास आपको करवाने वाले हैं। उसके बाद मैं लास्ट में 500 प्लस का एक ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जहां से आपका सारा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगे होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।